प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से, लाहौर शहर में बसने वाले लाखों ऐसे बच्चों के हवाले से जो कि खत गुर्बत से नीचे तो ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। वो घरों में मुलाजमत करते हैं तो चाइल्ड अब्यूज़ का निशाना बन जाते हैं, वो रोड पर भीख मांगते हैं तो अपने मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हैं। कौन से इदारे हैं जो इनके लिए सोच रहे हैं? ये बच्चे जो रोड्स पर भीख मांगते हमें नज़र आते हैं, वो बच्चे जो कि किसी के घर में मुलाजमत करते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनको मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना रहता है, फिर वो मुख्तलिफ इदारों में ले जाए जाते हैं। उनकी नफ्सियाती सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उस तरह से डिलीवर कर पाएंगे जिस तरह से हम इन बच्चों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझते हैं? ये गदागर जिनके खिलाफ दिन रात हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, लेकिन इन कार्रवाइयों का नतीजा क्या निकल रहा है? हर गुजरते दिन के साथ गदागरों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ हमारे छोटे मासूम बच्चे मुख्तलिफ होटल्स पर, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पर काम करते दिखाई देते हैं। हर गुजरते दिन के साथ चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुसलसल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या? कब थमेगा ये माशरे का नासूर जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए ख़तरनाक है बल्कि हमारे माशरे के लिए बहुत ख़तरनाक है? ये बच्चे भूल चुके हैं अच्छाई और बुराई में तमीज़। ये बच्चे भूल चुके हैं कि आने वाले वक्त में इनके लिए कितनी परेशानियां हो सकती हैं। इनको सिखाना किसने है? इनकी तरबियत किसने करनी है? यही वो बच्चे हैं जब इनकी तरबियत नहीं होती, इनको स्कूल का माहौल नहीं मिलता, इनको घर में अच्छा माहौल नहीं मिलता, तो ये बड़े होकर मुख्तलिफ तरह की जराइम की एक्टिविटीज़ में शुमार होना शुरू हो जाते हैं, जराइम की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी ही सोसाइटी के लिए, हमारे ही माशरे के लिए ख़तरा बन जाते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम में इन्हीं बच्चों की हमने आवाज़ बनना है और ये जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं का सवाल आज हमने ऐवानों तक पहुँचाना है। आइए मेरे साथ। क्या हाल है आपके? क्यों मांगते हो आप? जी, ये बच्चों को उठा के क्या सिखा रहे हो इन छोटे मासूम बच्चों को? वैसे मजबूरी से मांग रहे। क्या मजबूरी है? किराया शराया देना होता मकान का किराया। ये बच्चा क्या सीख रहा है? आप इस तरह मांग रहे हो, ये भी मांगने वाला बनेगा? जा रहे हैं घर, जा रहे हैं रिश्क। कितने पैसे कमाते हो एक दिन के? 500-600 बन जाते। कहाँ से आते हो? यहाँ से माल रोड से। कहाँ रहते हो आप? माल रोड पे। तो कितने घंटे यहाँ रोड पे रहते हो? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में और कौन कौन मांगता है आपके घर में? वो सब मांग रहे हैं, वो देखो। सब आपका ही खानदान है यहाँ पे? और ये छोटे बच्चे भी, इनका क्या कसूर है? इनको भी आप इसी लाइन पे लगा रही हैं? बस जा रहे हैं घर, जा रहे हैं। कितने पैसे कमाती हैं एक दिन में आप? 300-400 कमा लेते हैं। क्यों मांगती हैं आप? बातचीत मजबूरी देना आते मांग रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपने उठाए हुए हैं, क्या सिखा रही हैं इनको? मैं इनको कुछ भी नहीं सिखा रहे, एक ही बच्चे तो एक बच्चा हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बाकी खानदान के बच्चे क्या करते हैं? वो फुटबाला बेचते हैं। फुटबाला। आप कहाँ से आते हो? वानसुपुरे से। कैसे आते हो यहाँ तक? रश्के पे। हर रोज? नहीं, कभी कभी आते हैं। तो कोई काम कर लो, किसी के घर में जाकर मांगना तो बहुत बुरी बात है। नवे मुल्तान क्यों ऐसी कभी मंगे नहीं, मजबूरी देना आते मांग रहे हैं। क्यों आए हो लाहौर में मुल्तान से? उधर सिलाब आया था ना। नाज़रीन, इन पेशावर गदागरों की वजह से हमारे शहरियों को क्या परेशानी है, उनसे भी हमने बात करनी है। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, ये पूरे शहर में गदागर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? जितने भी भिखारी हैं पूरे शहर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मांगने वाले? हाँ जी, ये हर पास है, इधर भी इशारे पे, उधर भी इशारे पे मांगते हैं ये लोग। इन लोगों का काम ही ये, पेशा ही ये सुबह से आते हैं, तकरीबन 6 बजे आते हैं और शाम को 7-8 बजे ये लोग चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे उठाए होते हैं और ये लोग मांगते हैं। हमारे आम लोगों को इनकी वजह से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि शीशे खड़काते हैं, गाड़ियों के लोग परेशान होते हैं और इनकी वजह से इशारा भी ख़राब होता है। ठीक है, ट्रैफिक के भी मसाइल होते हैं। कुछ और लोगों से बात करें। क्या हाल है आपका? क्या करती हैं आप? करने हैं।
ਧੱਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मांगना ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਹੈ। ये तो बुरी बात है, क्यों मांगती हैं आप यहाँ पर? ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਓ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। कहाँ से आती हैं, कहाँ रहती हैं लाहौर में? कहने हो वहाँ से यहाँ तक कैसे आती हैं? वेगन ते कितने पैसे कमाती हैं एक दिन के? कुछ दिन बन गए, 500 बन जाए, 600 700 इसी तरह बन जाए। तो ढिड ही भरना है, बाल है निके निके, कमाने वाला कोई नहीं है। दस की करके फिर खाना तो होया, कमा के आपते सिर से बोझ है तो फिर की करके बोझ है तो फिर आपते सिर से भार है तो खाना तो कमा के तो खाना बंदा कोई होवे तो फिर तो ना करके कुछ। क्या हाल है भैया आपके? ठीक ठाक बाजी, क्या करते हैं आप? आपके सामने ही अभी छोटे छोटे बहन भाई हैं, कोई खाने को नहीं देता, मजदूर बने हैं, टांग नहीं है एक, आपके सामने काम कर नहीं सकते हम। घर में और कौन कौन है? माँ बाप नहीं है, अभी एक भाई है बड़ा, उसकी शादी वो अपने वाला है। कहाँ से आते हैं आप? इधर लाहौर से ही, वैसे तो उधर शेखपुरा है हमारा गांव, लेकिन इधर आते हैं, इधर ही रहते हैं भाजी। कौन से इलाके से लाहौर से? शेखपुरा से भाजी। शेखुपुरा से रोज आते हैं? नहीं, अभी इधर ही रहते हैं, इधर सड़कों पे ही। अगर ना हो तो कहाँ जाए भाजी। कितने पैसे कमाते हैं एक दिन में? कभी होता है वो हो जाए तो, नहीं तो हर बंदा मुश्किल में होता है, आपको पता ही है। 3 नहीं तो 400 रुपया बस हो जाता है। महंगे वाले बहुत हो गए हैं ना असल में, हकदारों का भी हक मर गया है। कितने घंटे रोड पे रहते हैं? आप ही बस कुछ ना पूछेंगे, मजबूरी के तो 24 घंटे समझो रोड पे ही हैं हम। मजबूर तो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मांगते नहीं हैं। हम शौक से तो नहीं मांगते, आप ही शौक से मांगते हैं, बताएं। हमें महीने हमारे लगाएं जो हुकूमत है तो हम घर में बैठते हैं अपने। आपका कोई ठेकेदार भी है जो आपको यहाँ लेके आता है, छोड़ के जाता है? नहीं, खुद ही आते हैं चल के रेड के हाथों पे। आपको यहाँ से हटाता नहीं कोई आके? पुलिस वाले आते हैं, हटाते हैं, और मजबूरी फिर क्या करें आप ही। ठीक है, क्यों मांगती हैं आप? कारोबार नहीं है, काम कर लें, कुछ मांगना तो बुरी बात है। दिलवा दें हम कोई नौकरी शोकरी कर। कहाँ से आई हैं? इधर से ही हूँ, लाहौर से ही? कौन से इलाके से? इधर ही चलती फिरती। कितने पैसे कमाती हैं एक दिन में? मैं तो कुछ भी नहीं कमाती, तो फिर खाती कहाँ पे हैं? मांग वगैरह मांग के। तो मांग के लोग आपको कितने पैसे दे देते हैं? 10 रुपए से ज़्यादा नहीं देते। वो कोई मांगने वाली ने मेरे पे कब्जा किया हुआ, वो कहती इससे 10 रुपए से ज़्यादा ना देकर, ज़्यादा दे तो इसको मारो, कुल्लियों को कहती है कभी किसी पागल। वो कौन सी मांगने वाली है जिसने कब्जा कर लिया आप पे? वो जो मशहूर तरीन को पकड़ के फिर दे। वो यहाँ पर कोई और लोग आएंगे तो आप उससे नहीं भीख मांगने दोगे? आपके अड्डे होते हैं प्रॉपर? मेरा नहीं, वो मांगने वाली का अड्डा है ये, हम जा रहे हैं। वो कौन है? वो कह रही है इसको 10 रुपए से ज्यादा नहीं देना, वरना कुल्लियों से मार पटवाऊंगी गिफ्ट दे के। तो उसके साथ कितने लोग हैं? मार पटवाऊंगी। उसके साथ कितने लोग हैं? वो भी आएगी यहाँ पे, साथ बैठेगी, बूढ़ी सी माई है कोई, है ना, शिफाओं पे बात करती है, देखा आज तक नहीं। क्यों मांगते हो आप? क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? काम क्यों नहीं करते? अच्छा बहना से मांगते नहीं बाजी, मेरी बात है सुने से नहीं मांग। अभी मांग रही थी, आप लोगों से भीख मांग रही थी। बहना मुझे मांग रही, मैं तो ले रही थी बात मांगनी, है ना। अभी मांग रही थी, आपसे पैसे मांगे इन्होंने? हाँ मांगे थे। हाँ, ये देखे इन भाई से अभी आपने पैसे मांगे। मार रंडिया है, क्यों मांगती हैं? चले रंडिया झूठ क्यों बोलो? चले छोड़े बताएं, मांगती क्यों है? क्या मजबूरी? ना मुझे नहीं मांगते। हो हाय अल्लाह मेरे, मैंने मांग हाय अल्लाह मेरे, मेरी बात हो तो। नाज़रीन, आपने देखा कि ये पेशावर भिखारियों के यही रवैये होते हैं कि वो साहब खुद कह रहे थे कि ये भीख मांग रही है, और ये खातून काफ़ी देर से मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से भीख मांग रही थी, लेकिन
जैसे उसने माइक कैमरा देखा है फ़ौरन से पहले मुकर गई है कि कहीं कोई आके इनको रोक ना दे या फिर यहाँ से पकड़ के ना ले गए। लेकिन यहाँ पर जो मुसाफिर हज़रात हैं वो भी इनकी वजह से बहुत सारा टेंशन का शिकार रहते हैं, परेशानी का शिकार रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इनकी जानिब से डायलॉग बोले जाते हैं। सफ़र पे जाने की दुआएं भी सुनाई जाती हैं, खैरियत पे सफ़र पे जाने की दुआएं भी दी जाती हैं, और अगर कोई भीख नहीं देता तो फिर इसको बद्दुआओं से नवाजा जाता है, जिसकी वजह से लोग इमोशनल होकर मजबूर हो जाते हैं इनको भीख देने के लिए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहां पर उन बच्चों को लाया जाता है जिनको लोग लावारिस छोड़ जाते हैं, या फिर जो घरों में काम करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो बच्चे जो कि रोड्स पर भीख मांगते हैं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो फिर बच्चों को पकड़ के यहाँ लाया जाता है। नाज़रीन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? आपका नाम क्या है? आयत। जरा जोर से बोल के बताओ ना, आपका क्या नाम है? आयत। आप मुझे बताइए, ये आपके फेस पे निशान है, किसने मारा आपको, क्या हुआ? हारिस भाई ने मारा। जोर से बोल के बताओ, किसने मारा? हारिस भाई ने। हारिस भाई ने? हारिस भाई कहाँ पे है? दर्रा। क्यों मारा हारिस भाई ने आपको? हारिस भाई को गुस्सा आता था इसलिए मारा था। हारिस भाई को गुस्सा आता है? तो जब हारिस भाई ने आपको मारा आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं। अभी घर जाओगे अपने? नहीं। घर नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? मामा पास, हारिस भाई के पास जाओगे? नहीं। ठीक है। नाज़रीन, आप ये देखिए कि ये एक छोटी सी मासूम आयत है, बच्ची का नाम, और इतनी प्यारी सी ये बच्ची है, लेकिन इसका फेस देखिए, ऊपर करो बेटा फेस, ये देखो, इसको ये तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके फेस पे ये देखिए जगह जगह निशान है मार पीट के, इसको घर से मार पड़ी और कोई ऐसे ही लावारिसों की तरह इसे बाहर छोड़ गया। और ये बच्ची तब से यहीं पर मुकीम है, और इसकी बातें आपने सुनी है कि ये वापस नहीं जाना चाहती। क्या हाल है भैया आपका? मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरका है। जरका। जरका, कहाँ से आई हैं आप? मैं सियालकोट से आई हूँ। कब आई? मैं रात को आई हूँ। क्यों आई यहाँ पर? क्योंकि मैं जिस बाजी के घर काम करती थी ना, वो बाजी मेरे पे बड़ा जुल्म करती थी, लेकिन डेली रोज़ मारती थी, किसी ना किसी बात पे बिला वजह मारती रहती थी। अपने बेटे को कहती थी मुझे मारो, उसका बेटा मुझे मारता था, खुद भी मारती थी, लेकिन जूतों से मारती थी, खुद पाँव पे पहन के ना जूते, वो मेरे चेहरे पे मारती थी। तो सियालकोट में आपको उनके घर पे किसने छोड़ा था? मेरे माँ बाप ने छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए थे, हमें घर बनाना था, हमें ज़रूरत थी। आप घर में बड़े हो? कितने बहन भाई हैं आपके? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। पहले मेरा एक बड़ा भाई है, वो शारजा में रहता है, एक बहन की शादी हो गई है। आपसे छोटा है कोई? जी, 2 बहनें हैं और एक भाई है। वो भी किसी के घर काम करते हैं? नहीं, वो घर ही रहते हैं। आपने कोई गलती की थी कि उन्होंने आपको मारा? क्यों मारा उन्होंने? कोई गलती हो जाती थी तो मैं बाजी से माफ़ी मांग लेती थी, लेकिन फिर भी वो मुझे मारती थी ज़रूर। कितने लोग थे उनके घर पे? 4, एक बेटी, एक बेटा, एक बाजी और एक उसके हस्बैंड। खाना देते थे टाइम पर? नहीं, कभी दे देती थी, कभी कहती थी नहीं है। कितना टाइम रहे आप उनके घर में? ये मुझे 5 साल है उनके घर में। 5 साल से आप उनके घर में रह रहे हो? जी। वो शुरू से ही मारते थे या पहले अच्छे थे फिर वो उन्होंने आपको मारा? 1 साल तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जब मेरे मामा पापा ने ज़्यादा पैसे ले लिए, फिर बाजी ने मेरे पे जुल्म करना शुरू कर दिया। कितने पैसे लिए अम्मा अब्बा ने? 1 लाख। और आपको उनके घर पे छोड़ दिया? जी। अभी आपके जो चेहरे पे निशान है ये भी उन्होंने मारा? जी। ये 16 साल की ये बच्ची है, जरका जिसका नाम है, और 5 साल से ये सियालकोट में किसी फैमिली के साथ रह रही थी जो इसको मारते पीटते थे, तशद्दुद करते थे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसके हाथ। ये इतनी छोटी सी 16 साल की बच्ची है और आप यकीन जानिए इसके हाथ देखिए। क्यों है आपके हाथ इतने सख्त? क्या हो गया इन्हें? तेज़ाब से बाथरूम करती थी, डायरेक्ट तेज़ाब से, पानी भी नहीं डालने देती थी।
आप ये देखिए, ये नाज़रीन आप ये देखिए कि ये ज़रका के हाथ, ये 16 साल की मासूम बच्ची के हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं होते, लेकिन उसने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया है और इस तरह से वो उनके घर में काम करती रही है तेज़ाब के साथ, और जिसकी वजह से उसके हाथ भी इस हाल पे पहुंच गए हैं। अभी आप ठीक हो यहाँ पर? जी, मैं इधर बहुत खुश हूँ। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं इधर रहना चाहती हूँ। लेकिन एक मसला है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे इधर मिलने आ सके। किसी ने रब्ता किया आपसे? नहीं, लेकिन माँ बाप ने ये कहा था कि तुम लाहौर ना जाओ। उनको पता है कि आप इधर हो? नहीं। आप उनसे मिलना चाहते हो? जी। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? स्कूल जाना चाहते हो? क्या बनना क्या चाहते हो? मैं इधर रह के कुछ भी करना चाहती हूँ, जो मुझे ये लोग कहेंगे मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ इधर रह के। मसलन क्या, आपके पास क्या क्या, आपको क्या लगता है कि आप क्या करोगे इधर रह के? मैं पढ़ भी सकती हूँ, कुछ सीख भी सकती हूँ, सिलाई भी सीख सकती हूँ, पार्लर का काम भी कर सकती हूँ, इधर कपड़े भी सिलाई कर सकती हूँ। जो काम कहेंगे मैं इधर कर सकती हूँ। अभी इधर ठीक है हालात, खाना मिलता है टाइम पे? क्या खाया था आपने आज? मैंने आज सुबह सैंडविच, चाय और ब्रेड खाई थी। फिर उसके बाद दोपहर को लंच में सैंडविच मिले थे, उसके बाद केले मिले थे खाने के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, खाना मिलता है टाइम पर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मैं इधर बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने जन्नत दे दिया दुनिया पे इधर आके। चलो ज़रका, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करे, और जितनी आप बाहिम्मत हैं इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। और नाज़रीन, आपने देखा कि ये 16 साल की मासूम सी बच्ची है, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ने को तैयार है, वो काम करने को तैयार है, वो सिलाई कढ़ाई सीखने को तैयार है, वो कुछ भी करना चाहती है, वो कोई भी काम करना चाहती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। क्या हाल है आपका? ठीक है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फातिमा बतूल। फातिमा बतूल, कहाँ से आई हैं आप? मैं रहती में मामिया कॉलोनी में, और चन्नीओट में मामा ने काम करने डाला था। कितनी देर आप चिन्योट में उनके घर काम करते रहे? काफ़ी देर हो गई है, पर मामा पापा कभी भी मिलने नहीं आए थे। बस वो उनके जो अब्बू थे ना, वो बाहर से काम करके तो उनसे पैसे लेके तो वो लोग चले जाते थे, मिलने नहीं आते होते थे। उनके बस अब्बू ही ठीक थे जो मेरे से प्यार करते थे। और बाकी कितने लोग थे घर में? आपके साथ कैसा रवैया था उनका? अच्छा नहीं था, बस उनके पापा का ही अच्छा था, बाकियों को नहीं अच्छा। कितने लोग थे घर में? 2 उनके बेटा था, एक बेटी थी और एक ही बेटी थी, तो और एक उनकी मामा थी और एक उनके पापा थे बस। क्या कहते थे आपको? खाना मिलता था टाइम पे? क्या कहते थे आपको? जब तक काम नहीं होता था तब तक खाना नहीं मिलता था, अगर काम सही नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। क्या क्या काम करते थे वहाँ? मैं वहाँ पे कपड़े भी धोती हूँ, कपड़े प्रेस भी करती हूँ, झाड़ू कपड़े भी करती हूँ, डस्टिंग भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। तो क्या वो आपको मारते थे? यस जी। फिर यहाँ पर कैसे आए आप? वहाँ से मैं भागी थी, और मुझे एक फैमिली थी पूरी थी, और वो एक बस में थे। उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हो? और मैं अकेली बैठी थी, सबसे वो लोग पैसे ले रहे थे, तो मेरे पास बस 100 रुपये 120 थे बस, वो थे। मैंने उन्हें दिए, तो वो कहते इतने तो नहीं पैसे लगेंगे, आपने इतनी दूर जाना है और आप इतने पैसे दे रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था। और फिर उन्होंने मेरे हिस्से के उन्हें पैसे दिए, तो फिर वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने एक ऑफिस में छोड़ा, तो ऑफिस वाले इधर पुलिस वालों के पास छोड़ के गए, और पुलिस वाले मुझे यहाँ पे ले आए। यहाँ पर ठीक हो, खुश हो आप? जी। यहीं रहना चाहते हो या घर जाना चाहते हो? मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। राब्ता किया किसी ने? मिलने आए कोई? उनको बताया? कोई फ़ोन नंबर आपके पास था? नो मैम, बहना के पास था, तो बहना से मिलने गई थी, तो बहना कहते वापस चले जाओ काम करने, मामा वहाँ से ले जाएंगे। मैंने कहा अगर आपने मुझे डालना है ना, तो फिर मैं वहाँ पे आपको नज़र नहीं आऊँगी कि मैं वहाँ पे हूँ। तो कहते ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, कहीं अल्लाह न करे तो मैं कोई पकड़ के मार दे। मैंने कहा मैं करके दिखाऊँगी, कोई लेके तो नहीं जा रहा। ना ही पापा हैं, मेरे पापा और मेरी मामा की लड़ाई थी ना, तो मेरे पापा अलग रहते हैं और मेरी मामा भी। अच्छा, आप किसके पास रहते हो? मैं मम्मा के पास, और अब मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, यहाँ सारा दिन आप क्या करते हो? बस दोस्त हैं आपकी, कैसे सारा दिन कैसे गुजारते हो? जब रूम की ड्यूटी होती है तो रूम नीट करना होता है, वैसे अपनी फ्रेंड के साथ खेल लेते हैं, दोस्ती वगैरह
उनके साथ चले। चाहते क्या हो आप? वापस अम्मी अब्बू के पास जाना चाहते हो, स्कूल में पढ़ना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, क्या दिल चाहता है आपका? जहाँ मैं जाना चाहती हूँ घर ही, और मामा ने स्कूल वहाँ पे लगवाया हुआ। हम वहाँ पे पढ़ते थे, मामा को पैसे की ज़रूरत थी, पापा की भी लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने स्कूल छुटवा के तो काम करने लगवा दिया। आपका क्या हाल है? ठीक है। आपका नाम क्या है? इशरत। इशरत, कहाँ से आई हैं आप? लाहौर में काम करती थी, उकारे से आई थी। लाहौर में कहाँ पे काम करते थे? कैसा रवैया था उन लोगों का आपके साथ? वो मारते थे, बाजू में मारती थी, इतना ज़्यादा मारती थी वो। सारा वो घर का कपड़े भी धुलाती थी, किचन में बर्तन भी धुलाती थी, और सारा घर भी नीट करना था, वाशरूम भी धोती थी उनका, बर्तन भी धोती, कपड़े प्रेस भी करती थी उनके। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? हाँ जी। अच्छा, खाना देते थे टाइम पे आपको? अच्छा खाना नहीं देते थे वो, मुझे लेट देते थे कि काम घर का काम नहीं होता तब तक देते नहीं थे वो। तो अभी घर जाना चाहते हो या यहीं ठीक हो, यहीं रहोगे? घर ना चाहते हैं। घर जाओगे? किसी ने राब्ता किया, कोई आया मिलने आपके साथ? नहीं यार। लेकिन आप घर जाना चाहते हो? जी। पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप? मैं घर जाऊँगी, फिर भी मम्मा ने मुझे स्कूल में लगा देना। काम के लिए? स्कूल लगा। पढ़ने के लिए? जी। और आप पढ़ना चाहते? जी। ठीक है नाज़रीन, ये इस बच्चे की इशरत की भी आपने बातें सुनी है। एक और बच्चे से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सना। जन्नत। सना। सना नाम है आपका। कहाँ से आई हैं आप? रायगढ़ से। रायगढ़ से। किसी के घर में आप काम करती थी? जी। कैसे थे वो लोग? बहुत बुरे थे और जुल्म करते, नीचे फर्श पर उल्टाते थे और खाना भी नहीं देते थे। मैं काम बूढ़ा करती हूँ, चपेटे मारते थे, डंडे मारते, चमचे मारते थे। आपकी गलती होती थी कोई? क्यों मारते थे आप? मुझसे कोई अच्छा काम होता नहीं था, इसलिए मुझे मारते थे। किसने छोड़ा था आपको वहाँ पे? मम्मा ने। तो अम्मा को आपने नहीं बताया कि ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे ले जाए यहाँ से? कहती मैं सुबह ले जाऊँगी। फिर आई वापस आपको लेने के लिए? नहीं। अभी यहाँ पर ठीक हो? कौन दोस्त है आपकी? क्या करते हो सारा दिन? काम करते हैं। यहाँ पर क्या काम करते हो? रूम नीट करते हैं। रूम नीट करने से बाद बाहर जाते रहें। बाहर कहाँ जाते हो? खाने के बाद। अभी घर जाना चाहते हो या यहीं रहना चाहते हो? घर जाना चाहते। घर जाना चाहते हो। किसी ने राब्ता किया? घर से कोई आया, किसी को बताया कि आप इधर हो? नहीं। रायगढ़ में ही रहते हैं आपके अम्मी अब्बू? जी। और कितने बहन भाई हैं? 3 बहनें हैं, घर 2 भाई हैं। आप ही काम करते हो या बाकी भी करते हैं? बाकी भी करते हैं। वो सब ठीक है? जी। अभी आप पढ़ना चाहते हो, काम करोगे, सिलाई सीखोगे, क्या करोगे आप? आपका क्या दिल चाहता है? कैसा होना चाहिए आपका आने वाला वक्त? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहते हो? पढ़ के क्या बनना चाहते हो? क्या सोचते हो अपने लिए? जी नहीं। अच्छा, बस ये पढ़ना चाहती हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है ये बच्चियाँ। इन सब की कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती है कि वालिदैन ने गुर्बत से तंग आकर इनको काम पे लगाया, लेकिन जहाँ पर काम पे लगाया वो इंसान नहीं थे बल्कि वो हैवान थे जिन्होंने इनको मारा भी। और इंतहाई बुरी हालत में ये लोग बच्चे यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब वो अपने वापस वालिदैन के पास जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नाज़रीन, ये कुछ और छोटे बड़े बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह से इनके वालिदैन ने इनको काम पे लगाया। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? नादरा। आपका क्या नाम है? नादरा। नादरा, इतना प्यारा नाम किसने रखा? मेरी अम्मी ने। आप करती क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? यहाँ कैसे आए हो? यहाँ भाई पकड़ के लाए हैं। आपको पकड़ के लाए हैं? आपने क्या किया था जो पकड़ के इधर ले आए आपको? मांग रहे थे। मांग रहे थे आप? कहाँ पर? ठोकर। कितनी बुरी बात है मांगना। इतनी प्यारी आपकी शक्ल है, मांगने वाली शक्ल थोड़ो है। मांगना तो बुरी बात है। हाँ जी। ये आपको पता है? हाँ जी। फिर क्यों मांगते थे? अभी मजबूरी थी, फिर मांगने लाके। अच्छा, कौन कौन से आए हैं? दूर से आए हैं, भालपुर से मेरी नानी लेकर आई है इधर। हमने कभी नहीं। नानी क्या करती है? बाकी लोग क्या कर? मांगते हैं। सब लोग मांगते हैं? हाँ। कितनी बुरी बात है मांगना।
हाँ आपका दिल नहीं चाहता कि आप स्कूल जाओ? हाँ तो हम पढ़ते थे भालपुर। हाँ फिर छोड़ दिया, मेरी नानी लेकर आई है। अच्छा, आप प्राइवेट में फिर कौन सी जगह पे होते थे? कहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती थी? कितने घंटे की? किधर? जब आप मांगने के लिए सड़क पे जाते थे, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती थी? सुबह कितने बजे? पता नहीं है। अच्छा चलो, सुबह से लेकर सारा दिन बाहर ही? हाँ एक ही सिग्नल पे या जगह तब्दील कर करके? एक ही सिंगल पे। एक पे ही? कितने पैसे जमा होते थे एक दिन के? 500। ये तो आप झूठ बोल रहे हो, 500 नहीं हो। मार रहे, मेरी अम्मी कमाती थी बाकी 500। फिर 500 का क्या करते थे आप? वो मेरा अब्बू ने सिर पे ना कर्जा चका हुआ था। आपका क्या नाम है? सुमेरा। सुमेरा, आप क्या करती थी? मैम डंडे बेचती थी। लेकिन आप तो भीख मांगते थे। कोई ऐसे भी दे देता था। ऐसे भी दे देता था? आप क्या कहते थे उनको कि आपको ऐसे ही पैसे दे देते थे? ऐसे मुझे तो कोई नहीं पैसे। अंकल ले ले, बस ये कहते हैं अंकल ले ले, वो ले लेते थे। तो चीजें नहीं लेने के बावजूद आपको पैसे क्यों देते थे? पता नहीं क्यों देते थे। अच्छा, किसने कहा आपको कि ये बेचो, लोगों से पैसे लेके आओ? किसी ने भी नहीं। आप खुद ही चले जाते थे? मजबूरी थी हम तब। क्या मजबूरी थी? मेरी मम्मा ने किसी का कर्जा देने से मेरे भाई की, उसने मेरी मम्मा ने पैसे लेके मेरे भाई के ने मांगे। ये आपको किसने कहा कि आपकी मामा ने पैसे देने हैं किसी के? ये किसने कहानी सिखाई आपको? किसी ने भी नहीं। कितने पैसे? 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख? कितने बहन भाई हो? घर में कौन कौन है? घर में मेरी भाभी है, मेरी छोटी भतीजी है, मेरी छोटी बहन है। और वो सब क्या करते हैं? वो सब घर रहते हैं। घर रहते हैं? बस आप अकेले बाहर जाते हो? मैं और मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई। आप क्या काम करते हो? निम्को बेचते हैं। मेरा आप निम्को नहीं बेच रहे थे, आप तो मांग रहे थे। बस 2 पैकेट आपने पकड़े हुए थे, लेकिन आप मांग रहे थे। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी फोतो ही हुई है, अब्बू है का। गाँव कौन सा है आपका? अहमदपुर जंग छिड़किया। वहाँ से आए हो? लाहौर क्यों आए हो? किसके पास आए हो? हम थे, हमको घर में निकाल दिया था। मेरी मामा फोत हो गए, मेरा भाई छोटा फोत हो गया, तो उन्होंने ना मेरे भाई को कत्ल करके मारा इन्हें। तो मांगते कैसे हो आप? क्या कहते हो लोगों को? भाई ले लो निम्को 10 रुपए की। कोई वैसे दे देता, कोई 5 की ले लेता। मुझसे पैसे मांगो, क्या कहोगे? क्या कहती हो? बताओ ना मुझे, किसने कहा था कि ऐसे कहो जाके आपको पैसे मिलेगा? किसने सिखाया? खुद जाते थे। खुद ही जाते थे? क्या कहते थे? कहते भाई रोटी खानी है। और क्या कहते? और कुछ नहीं। कितने पैसे लेते हो एक दिन के? 300, 400, 500। आपको तो ज्यादा मिलते हैं इससे। नहीं। फिर पैसे किसको देते हो, वो सारे जो जमा होते हैं? कौन लेता है वो सारे पैसे? मम्मा। आपको सिग्नल पे उधर कौन छोड़ने आता है? हम आप आते हैं। कैसे आते हो? हम किनाल चुग्गी से। आपको तो ठेकेदार छोड़ के आता है वहाँ पे? नहीं, अब हम गए थे शाम को, जैसे 2 बजे थे, तो शाम को हम इशारे में थे। ठीक है नाज़िन, इन बच्चों को आपने देखा है, और इन सब बच्चों के, जब ये बहुत छोटी बच्चियां थी तब से इनके जहन में ये चीज़ डाली गई है कि किस तरह से जो है वो इन्होंने मांगना है जाकर, और हर एक के पास सिर्फ एक ही बहाना है कि हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग कोई हमारा गुजर बसर नहीं है, इसीलिए हम रोड्स पे जाके मांगते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं है। ये एक और छोटी बच्ची है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा। क्या करती हैं आप? मांगनी। मांगते हो? कितनी बुरी बात है, क्यों मांगते हो आप? मैं मांग ली, चंदन पकड़ लिया। आप मांग रहे थे ना, पकड़े गए, अब मांगोगे? कितने पैसे मांग के कमाते हो? 500। 500? किसको देते हो फिर? पापा को। पापा क्या करता है? लौटते भी आ रहे। पापा क्या करता है? वो कुछ निकलता उगा लेता। आप कौन सी जगह पे मांगते थे? बदौलत। हम उधर मांग लिया, चंदन पकड़ लिया। मांगोगे तो फिर तो पकड़ के लेके जाएंगे, नहीं मांगोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। पैसे किसको देते हो सारे? पापा को। और कौन कौन मांगता है? मैंने बड़ी बहन, मेरा छोटी बहन। सारे मांगते हो? किसी ने नहीं बताया कि ये बहुत बुरी बात है मांगना? हम आपे मांगते।
बुरी बात है ना, नहीं मांगना चाहिए। एक आज नहीं मांगा के अब नहीं मांगोगे? प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बच्चों की, ख़वातीन की, बुजुर्ग अफराद की आपने बात सुनी है कि क्यों वो भीख मांगते हैं, जबकि दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो बच्चे मुकीम हैं जो कि चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार है या फिर भिखारियों को वहाँ पर रखा गया है, उनकी दास्तान भी हमने आप तक पहुँचाई है। अब बात करेंगे मुतल्लिका इदारों के अफसरान से कि उनकी जानिब से इन चीज़ों को, इन मामलात को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है, मौला का करम है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो गदागर हमारे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का कितना बड़ा नासूर बन चुका है जिसे अशद ज़रूरत है कि अब ख़त्म होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी माशरे की तश्कील जो है और उसकी मुस्तकबिल की जो एक बहसीत माशरा तारफ़ होता है, वो उसका यही नई कलियाँ और फूल होते हैं। और हर माशरा जो है सबसे पहले इन फूलों की आबियारी करता है, उन्हें तरोताज़ा रखने के लिए अपनी तरजीहात तय करता है और फिर वो तनावर दरख्त बनते हैं जो किसी माशरे का बोझ उठाते हैं। इनकी खुशबुओं से वो माशरा मुअत्तर होता है और वो फलदार दरख्त जो है, उनका फल जो है, माशरा जो है कभी वो डॉक्टर बन के, कभी वो इंजीनियर बन के, कभी वो मसीहा बन के, कभी वो पुलिस में और दीगर जो हमारे महकमे हैं उनमें वो फिर आता है और अपना बोझ अपने हिस्से का उठा के उस माशरे की तश्कील में फिर दो साहिबा अदा करता है। लेकिन जो अभी गदागारी का जो एक आपने देखा कि चैलेंज क्या है कि ये नन्हे फूल कलियां जो हैं, इनको इस काम पे किसने लगा दिया, और ये एक समाजी नाम, हमारी अदम मुसावात, और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर वो माफिया, जिन्होंने इन बच्चों को हमारे वो सिस्टम के जो गैप्स हैं, जो हमारा रोल था रियासत का, इनको सीने से लगाना, इनको क्वालिटी एजुकेशन देना और सोशल वेलफेयर के ज़रिए उन गरीब ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए उस बोझ को उठाया। अब उसके साथ जुड़ा जो माफिया है कि वो इनको मिसयूज़ और एब्यूज़ करके किस तरह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। उनका इन बच्चों के दुखों से कोई लेना देना नहीं, उनका सिर्फ दिन में दिहाड़ी से लेना देना है कि वो बच्चे हर गरीब हो या अमीर हो। फिर दोस्त साहब, आपने सारा मसला भी खुद बयान किया और वजूहात भी बता दी कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है। अब इसका तोड़ क्या है, हमारे पास इसका हल क्या है, हमारे पास इस हवाले से कानून साजी क्या है, हमारे पास इस हवाले से इदारे कौन से हैं जो कि इन बच्चों को रख सकते हैं, संभाल सकते हैं या फिर इनका मुस्तकबिल बना सकते हैं। बहुत अहम बात आपने की। देखें, एक है कि आपने उस दुख का एहसास करना, फिर उसके बाद आप ऐसी पॉलिसी बनाना, ऐसे कवानीन बनाना जिसके अंदर उस पैरामिड में वो जो एक्सप्लॉइटर्स हैं उनको लाया जा सके। पहला स्टेप सेंसिटाइजेशन। यस, हमने सेंसिटाइज हो के ही एहसास प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो और उसके साथ जुड़ा जो बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम है, ये सारे उसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब कानूनी 2019 का जो बिल है, एक्ट है, जो एक कानून बन गया है कि 15 साल की उम्र से पहले जो होम बेस्ड वर्कर हैं या किसी जगह पे भी वो बच्चा या बच्ची काम करेगा तो वो जुर्म करार दे दिया गया। तीसरा ये है कि अब अगर अमल नहीं हो रहा तो उस पे अमलदारी को कैसे यकीनी बनाया जाए। उसके लिए आपने पहले ये जहाँ वायलेशन हो रही है उन बच्चों को आप अगर उठाते हैं, लेके जाते हैं सड़कों से, कहाँ रखा जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर। लेकिन डॉक्टर साहब, कैपेसिटी बहुत कम है, 300 बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रख सकता है, बाकियों का क्या बनेगा? इनकी तादाद तो थाउजेंड्स में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर रीजन के अंदर
हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सब में स्टेप बाय स्टेप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे ये अमल शुरू हो चुका है। हमारी बहन जो सारा हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के उस विजन को, उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मसरूफ़ अमल है। लेकिन देखना ये है कि इससे पहले जो नस्ल दर नस्ल इस कौम को महकूम बना के, गुलाम बना के इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, ये काम हमारे हिस्से में क्यों आया? हमें तो उन इदारों को इस वक्त मजबूत बनाना चाहिए था, ना कि इस स्टेज पे आके हम वो खोल रहे होते। ठीक है, इंशाअल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और इन बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर राशिद हिदायत साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राशिद साहब, सबसे पहले तो ये जो डॉल्फिन है ये हर वक्त हम देखते हैं कि गश्त पे रहते हैं, ये जो गदागर हैं इनकी वजह से हमारे लाहौर शहर में कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है या फिर इनकी वजह से कितने मसाइल हैं? देखिए, इसमें हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलके, लोकल पुलिस के साथ मिलके और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलके जो गदागर बच्चे हैं उनकी सेफ कस्टडी भी यकीनी बनाते हैं। और हम इसमें डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि जो इनको बच्चे हैं वो रिलेटेड एजेंसी के हैंड ओवर किए जाएँ और जो है इसकी वजह से जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो उसको जो है वो टैकल किया जाए। हमारे जो डॉल्फिन के नौजवान हैं जो गश्त करते हैं रोड्स पर, उनके पास कोई राइट है कि इन बच्चों को किसी पॉइंट से हटा सके या फिर उनके इख्तियारात क्या हैं गदागरों को लेकर स्पेशल? इसमें बिल्कुल वो जो रेलिवेंट बैगरी एक्ट है, बैगरी एक्ट के तहत लोकल पुलिस को सेंसिटाइज करते हैं और उनके जरिए कोऑर्डिनेशन करके जो रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ है उनके तहत कार्रवाई की जाती है। अभी ये बताइए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर, और कितनी ज़रूरत है कि इस मामले को कंट्रोल होना चाहिए बजाय इसके कि ये बढ़ता जा रहा है? बेसिकली तो ये एक ऐसा है इशू जो सोशल इशू है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि बासियत कौम हम इस पर कोई स्टेप लें और जो लॉज में अगर अमेंडमेंट भी ज़रूरी है तो वो करें ताकि ये जो है ये इस लानत से निजात हासिल की जा सके। अच्छा राशिद साहब, आए रोज़ हम लोग देखते हैं कि कार्रवाइयाँ होती हैं इनके खिलाफ, इनको उठा लिया जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ले जाया जाता है। इन तमाम कार्रवाइयों के आपको कोई मुस्बत नताइज नज़र आ रहे हैं कि इनकी तादाद कम हो रही हो? जी डेफिनेटली, ये तो रिसीविंग एंड पे मैयर्स हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट ले सकती है, लेकिन इससे पहले इस इशू की डीपली एनालाइज करना चाहिए कि इस इशू को जन्म देने में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बरूएकार हैं, तो उन फैक्टर्स को उनका तदारुक करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो रोड साइड पर ये जो भीख मांगने की लत में मुब्तला हैं तो उनको इस लत में मुब्तला होने से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये खासी एक्टिव रहती हैं इस तरह के मामलात में, लेकिन इन तमाम मामलात का फ़ायदा क्या होता दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले वक्त में इनकी प्लानिंग है, इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सारा साहिबा, एक बार फिर आप रोड्स पे हैं उन्हीं बच्चों के लिए जिसके लिए हमने पहले भी देखा कि आप खासी एक्टिव हैं, लेकिन जो पहले सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनके अभी तक आपको क्या लग रहा है कि क्या कमी हुई है गदागरों में, इन बच्चों में? देखिए सिद्रा, बिल्कुल मैं अभी रोड्स पे मौजूद हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, आप मुझे वापस अगले हफ्ते भी देखेंगे और मैं रुकूंगी नहीं। देखिए बात यह मुझे लगता है कि मुझे इस ओहदे पे तैनात किया गया है कोई फ़र्क लाने के लिए, तो मेरा जो अपना काम है, अपनी कैपेसिटी जितनी भी मेरी है मैं उसमें करती रहूँगी, दूसरे चाहे जो भी करें, लेकिन मैं जवाबदेह हूँ इस चीज़ के लिए, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी। आप कह रही हैं रिज़ल्ट जो हमने देखे, देखिए रिज़ल्ट हमने क्या देखे कि हमारी कॉल जो रिपोर्ट हुई उनमें 40% इजाफा हुआ है पिछले साल से इस साल में, तो ये इतना बड़ा इंडिकेटर है कि पहले रिपोर्ट ही नहीं होते थे केस, अब लोगों को एटलीस्ट हमारी हेल्पलाइन का तो पता है, पहले नोबडी न्यू ब्यूरो एंड हेल्पलाइन, अब हमें पता चल रहा है तो हम उस पर इंटरवीन कर रहे हैं केसेस, मुझे लगता है कि पॉजिटिव ये एक इंडिकेटर है। दूसरा, चाइल्ड लेबर पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वाक़यात आ रहे हैं, घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद के, तो मैं तो उन केसेस में भी इंटरवीन करती हूँ जो हमारे कानून के अंदर नहीं आते हैं, हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को लेके खुद इंटरवीन कर रहे होते हैं, उसका हल निकाल रहे होते हैं। अच्छा सारा साहबा, हमें ये बताइए कि अभी क्या कोई नए कवानीन लाने की ज़रूरत है कि जो पहले से मौजूद कवानीन से ज़्यादा सख्त हों? बिल्कुल, देखिए चाइल्ड अब्यूज़ की जहाँ तक बात की जाती है, जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस कराया है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि सख्त किया है कानून को, जिसमें कैस्ट्रेशन, केमिकल कैस्ट्रेशन भी उसका पार्ट है, वो आप देखेंगे उसका अभी शुरू हो गई इम्प्लीमेंटेशन, उसके नताइज हमें जल्द नजर आएंगे। और भी मुझे लगता है कवानीन में तरामीम की ज़रूरत है, मैं काफ़ी चीज़ें अपने PDNC एक्ट में लाना चाहती हूँ ताकि कुछ जगह जैसे अर्ली मैरिजेस हो गया, चाइल्ड मैरिजेस,
सिर्फ उनमें हम नहीं इंटरवीन कर सकते, ताकि वहाँ पे भी हम अपना इंटरवीन करके रोल अदा कर सकें। सारा साहबा, अभी जो भी बच्चे जिनको रोड से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या फिर पुलिस तमाम लोग कार्रवाई करके उनको उठा के ले जाते हैं, क्या हमारे इदारों में इतनी कैपेसिटी है कि उन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को वहाँ पर रखा जा सकते हैं या फिर उनको पढ़ाया लिखाया जा सके? जी सिद्रा, अभी बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव जो कि और अचीवमेंट मैं कहूँगी पंजाब हुकूमत की है कि हमारे एक रूल्स पेंडिंग थे कैबिनेट में, जो सीएम साहब की इंटरवेंशन से मैंने अभी वो करवा लिए हैं मंजूर। वो ये हैं कि जितने शेल्टर होम्स हैं पूरे पंजाब में, जहाँ भी बच्चे मुकीम है, वो ब्यूरो के अंडर आ जाएंगे। वो ब्यूरो के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मतलब हम उनके एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज। उससे क्या होगा, हम अपने बच्चों को वहाँ रखवा भी सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जितने प्राइवेट NGOs हैं वहाँ हमारे पास कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेप और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम लाखों बच्चों को अकोमोडेट कर सकेंगे पंजाब में। अच्छा, हमारे जो गदागर बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी अच्छी तरबियत के लिए तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कितना आसान काम है ये, क्योंकि हमारे कितने ही लाखों मजदूरों के बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं, उनके पास बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं है, और दूसरी जानिब ये बड़ा चैलेंज है। कितना आसान, कितना मुश्किल इस पे काम करना? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। देखिए, जहाँ लेबर का लॉ मौजूद है कि 15 साल से कम बच्चे को मुलाजमत नहीं देनी, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं आपसे एग्री करूंगी क्योंकि ये एक हकीकत है। लोग अभी भी छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करें, ना उनका डेटा मौजूद है और ना उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने कह रही हूँ, हमारी जो इसमें हम सपोर्ट कर सकेंगे हम करेंगे। जब भी उस पर तशद्दुद होता है हम फ़ौरन वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में जिन पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये बात ये अभी ये नहीं, सालों से बिल्डअप हुआ, जब पहले कुछ हुआ ही नहीं तो अब हमें स्क्रैच से करना पड़ रहा है। तो इट्स ऑफ कोर्स अ बिग स्ट्रगल एंड अ चैलेंज। सारा साहब, ये जो बच्चे रोड्स पे मौजूद है, इनकी वजह से हमारी सोसाइटी कितने खतरे में है? क्योंकि इनकी ना तो तरबियत है ना तालीम है, इनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इनकी वजह से बिगड़ रही है। इनकी वजह से बहुत सारे लोग जराइम पेशा बनते जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल शहरियों के लिए भी खतरा है। जी बिल्कुल, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करते हैं हम, वो ये बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो वल्नरेबल हैं, उनके साथ अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, वो बड़े होकर मुजरिम बन सकते हैं। इसीलिए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उन बच्चों को उठा के ले आता है अपने पास, हम रखते हैं, तरबियत करते हैं, उनके वालिदैन को ढूंढते हैं और फिर मिलवा देते हैं उनसे वापस। और उनको एक कोर्ट है हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन के थ्रू वारंटी, लाइक उनकी गारंटी ली जाती है कि वो बच्चे को वापस जो है वो रोड पर नहीं भेजेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। और आपकी बात बड़ी सही है कि ये बच्चे बाद में जाके जो है वो टेररिस्ट बन सकते हैं, ये जो है वो जराइम कर सकते हैं। तो हमने इसको रोकना हमारी अवलीन तरजीह होनी। गदागरी अब एक मुनज़्ज़म गिरोह के तहत की जाती है, बाकायदा एक कारोबार बन चुका है। इन लोगों के होते हुए, इन माफियाज के होते हुए आपके लिए काम करना कितना आसान है? आपके लिए ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है? बिल्कुल सिद्रा, जहाँ तक माफिया की आपने बात की, पहले आप फिरदौस आपा से भी बात कर रही थी माफियाज के बारे में। हमने 2 गैंग्स को अरेस्ट करवाया पुलिस के साथ मिलकर, वो हमारी ही टीम ने रेकी की लाहौर में और उनको अरेस्ट करवाया। वो मुझे लगता है कि ये एक स्टेप है कि हमने हाथ डाला है किसी ऐसे गैंग के ऊपर जिसको लोग पहले हाथ लगाने से डरते थे, कांपते थे, हमें थ्रेट कॉल्स आती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम आगे भी इन माफियाज को छोड़ेंगे नहीं और इनके पीछे जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने सुना कि किस तरह से ये तमाम बच्चे, ये तमाम खवातीन रोड्स पर भीख मांगती हैं और क्यों मांगती हैं। हुकूमती इदारों का, हुकूमती ओहदेदारों का मौक़िफ़ भी आपने सुना कि उनकी जानिब से एक बार फिर कहा जा रहा है कि इनको कंट्रोल करने के लिए अब काम किया जा रहा है। इस मामले को अब पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी प्रोग्राम के अख्ताम में, तो इस मामले में मुझे और आपको भी अपना किरदार निभाना होगा, क्योंकि इन पेशावर भिखारियों की वजह से कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते लेकिन इमदाद से रह जाते हैं। तो फिर बजाय इनके कि ये जो रोड पर भीख मांगते हैं, पेशावर भिखारी हैं, इनको भीख देने से अच्छा है कि उन लोगों तक पहुंचिए जो कि सच में इमदाद के मुस्तहिक हैं। इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।